नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत और अब तक हम देख चुके हैं 4 वंश। आज हम बात करेंगे उससे आगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अब तक हम देख चुके हैं 4 वंश: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश के बारे में, अंतिम डायनेस्टी के बारे में, जो कि है लोधी वंश। बात की जाए यदि लोधी वंश की तो दोस्तों यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगानी वंश था। पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगानी वंश कौन सा था, तो वह था लोधी वंश। लिख लेंगे दोस्तों, वेरी मोस्ट पॉइंट है। लोधी वंश प्रथम अफगानी वंश। इसको प्रथम अफगानी वंश क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहलोल लोधी जो था वह अफगान का रहने वाला था, इसीलिए इसको कहा जाता था अफगानी, और इस वंश को कहा जाता था अफगानी वंश। वेरी मोस्ट पॉइंट है। कई बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगानी वंश कौन सा था, तो वह था लोधी वंश, जिसकी स्थापना की थी बहलोल लोधी ने, यानी कि इसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। जो सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, उसी को डरा करके, धमका करके उसी से सिंहासन छीना बहलोल ने और एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम रखा लोधी वंश, और खुद दिल्ली का सुल्तान बना बहलोल लोधी के नाम से। हम बात करेंगे बहलोल लोधी के सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। सबसे पहला ही पॉइंट है दोस्तों, इसी को माना जाता है दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का संस्थापक। और दोस्तों यदि बात की जाए इसके दूसरे पॉइंट के बारे में, तो दोस्तों इसने शासक बनते ही एक महत्वपूर्ण कार्य किया, सिक्के चलवाए, जिनको कि कहा गया बहलोली सिक्के। बहलोली सिक्कों का इसने प्रचलन कराया। और दोस्तों इससे बनने वाला अंतिम और वेरी मोस्ट पॉइंट है दोस्तों, बात है 1489 ईस्वी की। 1489 ईस्वी में यह गया था ग्वालियर पे एक युद्ध हो रहा था, वहीं को इसका दमन करने के लिए यह गया हुआ था और जीत करके आ रहा था वापस। तो ग्वालियर विजय के उपरांत जब यह आ रहा था तो दोस्तों रास्ते में इसको लग गई लू, और दोस्तों लू लगने के कारण ही इसकी मृत्यु हो गई। वेरी मोस्ट पॉइंट। कई बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु लू लगने के कारण हुई थी, तो वह था बहलोल लोधी। दोस्तों मई और जून में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। कभी आप सोच रहे होंगे कि ये लू क्या होता है, तो दोस्तों जो मई और जून में गर्म हवाएं चलते हैं उन्हीं को कहा जाता है लू। दोस्तों जब इसकी मृत्यु हो चुकी थी 1489 ईस्वी में, तो दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना, अगला उत्तराधिकारी बना इसी का बेटा, जिसका नाम था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जिसका कि शासनकाल रहा 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक। लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वह इसी से बनते हैं, इसी से पूछे जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। इसी को माना जाता है लोधी वंश का सबसे महानतम शासक। यदि पूछा जाए कि लोधी वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो वह था सिकंदर लोधी। और यदि बात की जाए दूसरे पॉइंट के बारे में, दोस्तों इसके शासनकाल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जो कि हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में पूछी जाती है और वेरी मोस्ट है दोस्तों, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। 1498 ईस्वी में एक व्यक्ति आया भारत में जिसका नाम था वास्को डी गामा। समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम व्यक्ति ही कौन था? वास्को डी गामा। और दोस्तों यह था पुर्तगाली।
देखिए इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला ही क्वेश्चन कि वास्को डी गामा किसके शासनकाल में भारत आया, तो वह आया सिकंदर लोधी के। और कब आया, 1498 ईस्वी में। और दोस्तों वह किस देश का रहने वाला था, पुर्तगाल का पुर्तगाली था। और दोस्तों इसी से बनने वाले और पॉइंट कि वास्को डी गामा कहाँ आया था, वह भारत में कहाँ उतरा था, तो दोस्तों एक पड़ता है कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह पर यह आया था। और कालीकट बंदरगाह कहाँ पर पड़ता है, केरल में। और दोस्तों किस तरह से आया था, समुद्री यात्रा करके, यानी कि समुद्री यात्रा के द्वारा। तो दोस्तों आपने देखा कि इससे ही कितने क्वेश्चन बन गए कि सबसे महत्वपूर्ण जो घटना घटित हुई सिकंदर लोधी के शासनकाल में वह यही थी कि वास्को डी गामा भारत आया था। यह प्रथम पुर्तगाली था जो भारत आया और प्रथम व्यक्ति था जो समुद्र के मार्ग से भारत आया था। और कहाँ पर उतरा था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर। दोस्तों सभी के सभी पॉइंट बहुत मोस्ट हैं, कई कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। और बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जब दिल्ली में शासन कर रहा था सिकंदर लोधी, तो उस समय पर राजस्थान में बोलबाला चल रहा था। जो ज़्यादा पावर चल रही थी, सत्ता चल रही थी, वह चल रही थी राजपूतों की। यह शासन कर रहा था दिल्ली में, लेकिन बार बार अटैक हो रहे थे राजस्थान में। उन्हीं अटैक को रोकने के लिए इसे बार बार जाना पड़ता था राजस्थान। तो इसने एक कार्य किया कि यमुना नदी के किनारे एक शहर बसा दिया कि अब मैं यहीं पर रहूँगा और यहीं से इन राजपूतों को कवर करूँगा, इनका दमन करूँगा। तो दोस्तों 1504 ईस्वी में इसने एक शहर की स्थापना कर दी, जिसका नाम रखा इसने अपने ही नाम पर, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। और दोस्तों इसी को कहा जाता है वर्तमान में आगरा। आगरा जहाँ पर हमारा ताजमहल स्थित है। और दोस्तों इसी के पास में इसने बनाया बादड़गल का किला। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट कई बार पूछा गया है कि बादड़गढ़ का किला किसने बनवाया, तो वह बनवाया सिकंदर लोधी ने। और दोस्तों जब इसने बनवा दिया, आगरा बसा दिया 1504 ईस्वी में, तो इसके तुरंत 2 साल बाद इसने इसको अपनी राजधानी बना ली। यानी कि राजधानी कब बनाई, 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आगरा को यानी कि सिकंदराबाद को किसने बसाया था, तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। और किस लिए बताया था, राजपूत शासकों पर नियंत्रण करने के लिए। और यदि बात की जाए अगले पॉइंट की, तो दोस्तों इसने भूमि मापन के लिए एक पैमाना बनवाया जिसका नाम था सिकंदरी गज। भूमि मापन पैमाना बनवाया इसने, जिसको कहा गया सिकंदरी गज, या इसी को कहा जाता था गज ए सिकंदरी। दोनों में से आपको कोई एक ही मिलेगा, या तो सिकंदरी गज या गज ए सिकंदरी। और दोस्तों एक सिकंदरी गज में कितने इंच हुआ करते थे, 30 इंच। एक सिकंदरी गज बराबर 30 इंच के हुआ करता था। जो इसके भूमि को नपवाता था, उसका जो इसने पैमाना बनाया था वह 30 इंच का बनाया था। लेकिन दोस्तों जो वर्तमान में जो हमारे इंडिया में चलता है वह गज होता है 36 इंच का, 3 फीट का। और यदि बात की जाए इसके अगले पॉइंट के बारे में, तो दोस्तों यह ऐसा शासक था जिसने ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ताजिया निकालने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया।
दोस्तों ताजिया क्या होती है, जैसा कि आपको पता है कि क्या बोलते शिया मुस्लिमों में एक त्यौहार मनाया जाता है मुहर्रम का, और दोस्तों उसमें जो एक तरह से जुलूस निकाला जाता है उसी को कहा जाता है ताजिया, और उसको निकालने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, उसको निकालने से मना कर दिया था। और दोस्तों यदि बात की जाए अगले पॉइंट की, तो दोस्तों जो महिलाएं थी, इसने महिलाओं पर पीरों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी महिला पीर या मजार पर नहीं जाएगी। यानी कि महिलाएं जो हैं उनको पीर और मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, पूर्ण रूप से मना कर दिया था। और दोस्तों यदि बात की जाए अगले पॉइंट की, तो दोस्तों यह है शासक होने के साथ साथ एक कवि भी था, एक पोएट भी था, और कवि के रूप में जो इसका नाम था वह था गुलरुखी। यह गुलरुखी के नाम से अपनी कविता लिखता था, अपना जो नाम बताता था कविताओं में गुलरुखी बताता था। इसने एक पुस्तक लिखी जो कि आयुर्वेद पर आधारित थी, और दोस्तों उस पुस्तक का नाम था फरहंगे सिकंदरी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक कई बार पूछी गई है, ये फरहंगे सिकंदरी किसने लिखी? तो ऑप्शन में या तो आपको गुलरुखी मिलेगा या फिर सिकंदर लोदी मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको एक ही मिलेगा, आपको वही लगाना है, या तो गुलरुखी या सिकंदर लोदी। और यदि बात की जाए दोस्तों इसके अंतिम दिनों की, यानी कि टाइम आता है 1517 ईस्वी का। 1517 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद जो दिल्ली का अगला शासक बना, दिल्ली का अगला सुल्तान बना, वह बना इब्राहिम लोदी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करते हैं इससे आगे। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों सिकंदर लोदी से बनने वाला 2 पॉइंट और देखते हैं। दोस्तों इसने भी कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। जिस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी, उसी प्रकार सिकंदर लोदी ने भी कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। कुतुब मीनार से रिलेटेड 4 शासक हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने कि कुतुब मीनार की नींव रखी, उसके बाद इल्तुतमिश जिसने कि कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जिसने कि चौथी और 5वीं मंजिल को यानी कि पुनर्निर्मित कराया, पुनर्निर्माण कराया, और उसके बाद सिकंदर लोदी इसने भी कुतुब मीनार का मरम्मत कराई, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण कराया। और दोस्तों अंतिम और वेरी मोस्ट पॉइंट इससे बनने वाला, जो इसने बहुत ही घटिया कार्य किया था दोस्तों, एक हमारा मंदिर है ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में यह मंदिर पड़ता है। दोस्तों इसने इस मंदिर को लूटा और इस मंदिर की मूर्ति को तोड़वाया, और मूर्ति को तोड़वा करके उसको जो टुकड़े थे, उसके जो पार्ट बचे थे, उन टुकड़ों को बंटवा दिया कसाईयों में, और बोल दे कि आप इन टुकड़ों से अपने मांस तोलने का कार्य कीजिए, इनसे अपने बाट बनाइए, जिससे कि आप जो अपना मांस बेचते हो उनको तोल कर दीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह कितना बड़ा कट्टरवादी था, जिसने कि एक ईश्वर की मूर्ति को तोड़वा करके कसाईयों में उसके टुकड़ों को बंटवा दिया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं इससे आगे। सिकंदर लोदी के बाद जो अगला शासक आता है वह आता है इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान। दोस्तों हिस्ट्री को बिल्कुल भी हल्के में न लें, क्योंकि 10 नंबर की आ रही है पीईटी में हमारे, और 10 नंबर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत होते हैं, आप अच्छे समझ सकते हैं। आप हमारी क्लास कंटिन्यू लीजिए, आपको हिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे साथ साथ पढ़ा रहे हैं राशिद सर,
आपको, जो कि बहुत ही अच्छी हिंदी पढ़ा रहे हैं। यदि आप कंटिन्यू क्लास लेते हैं तो आपके 15 नंबर हिंदी में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इससे अगले शासक के बारे में, जो कि बना इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, जिसका कि शासनकाल था 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। क्योंकि हमारा जो दिल्ली सल्तनत चलता है वह 1206 ईस्वी से शुरू होता है और 1526 ईस्वी तक चलता है, यानी कि यह अंतिम शासक होगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान होगा। दोस्तों, यदि बात की जाए इब्राहिम लोदी की, तो बैठते ही इसने अपने प्रथम साल में ही एक युद्ध किया और उस युद्ध का नाम था घटोली का युद्ध। आप इसको घटोली का युद्ध कह सकते हैं या मेवाड़ का युद्ध कह सकते हैं। और दोस्तों, जो कि घटित हुआ कब हुआ? 1517 ईस्वी में, यानी कि जिस साल यह बैठा उसी साल प्रथम अटैक हो गया, प्रथम युद्ध हो गया, जो कि बहुत ही फेमस था, मेवाड़ का युद्ध या घटोली का युद्ध। दोस्तों, मेवाड़ में जो शासन कर रहा था उस समय पर कर रहा था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह, जिसका कि वास्तविक नाम था राणा सांगा। दोस्तों, यह युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। इस युद्ध में राणा सांगा जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया। परंतु दोस्तों, राणा सांगा ने, संग्राम सिंह ने इब्राहिम लोदी को मारा नहीं बल्कि छोड़ दिया। दोस्तों, इसी के बाद एक घटना और घटित होती है। यहाँ से आ जाता है अब बाबर। अब बाबर की एंट्री होती है भारत में 1519 ईस्वी में, होता है बाबर का आगमन। और दोस्तों, इसी के शासनकाल में बाबर ने कुछ युद्ध लड़े, जिसके कारण भारत में अपनी सत्ता जमाने में कामयाब हुआ बाबर। क्योंकि वह इसके जो बाहर का एरिया था या इसके जो कुछ अंदर का एरिया था उस पर अटैक कर करके अपनी सल्तनत में मिलाता चला गया और दिल्ली सल्तनत को धीरे धीरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता गया, अपने साम्राज्य की ओर बढ़ाता चला गया। दोस्तों, 1519 ईस्वी में ही इसने एक अटैक किया, जो कि किया भैरवगढ़ के किले पर। भैरवगढ़ का किला, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? सिंध में। और दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह बाबर का होने वाला भारत पर प्रथम आक्रमण था। कई बार पूछा गया है कि बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब और कहां पर किया था, तो वह किया था 1519 ईस्वी में। और कहां किया था? भैरवगढ़ के किले पर, जो पड़ता है सिंध में। अधिकतर जो बच्चे जानते हैं वह यही जानते हैं कि बाबर का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वह पानीपत के युद्ध में हुआ था, क्योंकि पॉपुलर वही है जो 1526 ईस्वी में हुआ था। हम बात करेंगे अभी इसके बारे में भी। दोस्तों, याद रखना, जब बाबर का प्रथम युद्ध था वह भैरवगढ़ के किले पर हुआ था। और कब हुआ था? 1519 ईस्वी में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, क्योंकि यही था बाबर का प्रथम युद्ध, बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण। और दोस्तों, इसमें एक पॉइंट और याद रखना है आपको। इसी युद्ध में बाबर ने तोप और गोलों का प्रयोग किया था। तोप, गोला, बारूद का प्रयोग किया था। कई बार पूछा गया है कि बाबर ने सर्वप्रथम या सबसे पहले किस युद्ध में तोप, गोले, बारूद का प्रयोग किया था, तो वह किया था भैरवगढ़ के युद्ध में। दोस्तों, इसके बाद बाबर ने भारत में 3 युद्ध और किए। 1519, 20 और 21 के मध्य इसने 3 युद्ध और किए भारत में।
जो कि कहाँ पर किए थे? जम्मू एंड कश्मीर व सिंध पर। यानी कि पानीपत के युद्ध से पहले पहले यह 4 युद्ध भारत पर कर चुका था, 4 आक्रमण कर चुका था। दोस्तों हम बात करते हैं इससे आगे। तो दोस्तों इसका एक चाचा था इब्राहिम लोदी का, जिसका नाम था आलम खां लोदी। आलम खां लोदी जो कि इसका चाचा था। और दोस्तों यह था दिल्ली का सूबेदार। और दोस्तों इसका एक सेनापति और था जिसका नाम था दौलत खां लोदी। दोस्तों यह था पंजाब का इख्तियार या पंजाब का सूबेदार। दोस्तों जब इन्हें पता चला बाबर के बारे में कि बाबर अटैक करता करता भारत की तरफ आ रहा है, तो इन दोनों ने मिलकर के एक कार्य किया कि बाबर को इनवाइट कर दिया कि आप यहाँ पर आइए और दिल्ली सल्तनत पर अटैक कीजिए और जो भी दिल्ली में है उसको लूट करके ले जाइए और हमें यहाँ पर शासन कर दीजिए, हमें यहाँ का राजा बनाइए, शासक बनाइए। और उधर से हेल्प करने को बोल दिया किसने? राणा सिंह ने, संग्राम सिंह ने, कि तुम्हारे पास सेना की कमी है तो सेना मैं आपको दूंगा, आप दिल्ली में आइए और इब्राहिम लोदी को हराइए। तो दोस्तों बाबर भी आ गया इनकी बातों में और उसने भी अटैक करने की सोच ली किस पर? इब्राहिम लोदी पर। और दोस्तों समय आ चुका था पानीपत के प्रथम युद्ध का, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दोस्तों यहीं पे हम देख लेते हैं पानीपत का दूसरा और तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। हम बात करेंगे आगे इनके बारे में डिटेल से जब हम पढ़ेंगे। तीनों ही युद्ध बहुत मोस्ट हैं, कई बार पूछे गए हैं कि सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वह पानीपत का प्रथम युद्ध ही पूछा जाता है, जो किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दोस्तों इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी कि इब्राहिम लोदी की इसमें मृत्यु हो गई थी। यानी कि युद्ध लड़ते समय जो दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो मारा गया वह इब्राहिम लोदी ही था। इससे पहले कोई भी सुल्तान युद्ध लड़ते हुए नहीं मरा था। यानी कि युद्ध मैदान में मारा जाने वाला प्रथम सुल्तान ही कौन था? इब्राहिम लोदी। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। दोस्तों बाबर के पास थे तोप, गोले, बारूद। और दोस्तों इसके 2 महत्वपूर्ण तोपची थे जो तोप चलाते थे, वह कौन कौन थे? एक था मुस्तफ़ा और दूसरा उस्ताद अली खां। दो इसके बहुत महत्वपूर्ण तोपती थे जो कि तोप को चलाने का कार्य करते थे। और दोस्तों हम बात करते हैं कि बाबर ने इस युद्ध को कैसे जीता। दोस्तों बाबर के पास थे 14,000 सैनिक और इब्राहिम लोदी के पास थे 1 लाख सैनिक। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक के पास है 14,000 और एक के पास है 1 लाख, वह फिर भी जीत गया। कैसे, किस तरह से, कौन सी उसने ऐसी रणनीति लगाई, कौन सा ऐसा प्लान लगाया जिसके तहत इतने कम सैनिक होने के बावजूद भी उसने 1 लाख सैनिकों वाले राजा को हरा दिया। हम बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों यह थी यमुना नदी। यह थी यमुना नदी
और दोस्तों इसने यहाँ पर खुदवा दी खाई। इसने यहाँ पर खाई खुदवा दी। इधर यमुना नदी है और इस खाई को खुदवा करके इसने इस पर पेड़ पत्ते लगवा दिए, जिससे कि ऐसा ना लगे कि यहाँ पर कुछ है। जैसे ही इधर कोई अटैक करने आए वह तुरंत ही नीचे गिर के उसकी मृत्यु हो जाए, वह मर जाए। और यहाँ पर दोस्तों इसने जगह जगह अपने सैनिक खड़े कर दिए। और दोस्तों यहाँ तो सैनिक खड़े कर दिए और यहाँ गेट द्वार पर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ इसने लगवा दी तोपें। ये तोपें इसने लगवा दी अपनी और यहाँ पर इसने सैनिक खड़े कर दिए। और दोस्तों यह पूछा जाता है कि बाबर ने जो युद्ध लड़ने के लिए नीति अपनाई थी उस नीति का क्या नाम था। तो दोस्तों उस नीति का नाम था तुलगमा युद्ध नीति, जो उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इस्तेमाल की थी। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कि उसने तोपों को किस क्रम में सजाया था, किस प्रकार सजाया था। तो दोस्तों इसने सजाया था उस्मानी विधि द्वारा। जो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर अपनी तोपें सजाई जाती हैं उसी को कहा जाता था उस्मानी विधि। दोस्तों समय आ चुका था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी का। पहले जो युद्ध हुआ करते थे वह इस तरह से हुआ करते थे कि युद्ध केवल दिन दिन में होगा, सूरज ढलते ही शंख बज जाएगा और उसके बाद युद्ध नहीं होगा। सब अपने अपने जो उनके कबीले हुआ करते थे, उनके डेरे हुआ करते थे, उसमें बैठ जाएंगे, अपने काफिलों में जाकर आराम करेंगे और सुबह होते ही पुनः आक्रमण करेंगे, पुनः युद्ध करेंगे। लेकिन दोस्तों बाबर ने इस प्रोटोकॉल को तोड़ दिया, इस नियम को नहीं माना और रात में ही 21 अप्रैल की रात को ही अटैक कर दिया। किस पर? इब्राहिम लोदी की सेना पर। और दोस्तों जब रात में अटैक किया तो वह सेना तैयार नहीं थी बिल्कुल भी। और जब अटैक किया तो इसके पास थे तोप, इसने तोपों को छोड़ना शुरू कर दिया। इसकी तोपों को देख करके जो इब्राहिम लोदी के हाथी थे वह बिल्कुल भटक गए। उनको पता नहीं चल रहा था कि किस तरह की आवाज़ें क्या करें, इधर उधर सब भागने लगे। उसी के हाथियों ने उसी की सेना को मार दिया। जब आप जानते हैं हाथी भागेगा तो कितने लोग उसके नीचे आके मर जाएंगे। और उस समय पर तो युद्ध में बहुत सारे हाथी थे उसके पास। जैसे ही हाथी इधर उधर भागने शुरू हुए और कुछ बाबर की सेना भी आ गई तो खात्मा कर दिया किसका? इब्राहिम लोदी की सेना का। और साथ ही साथ किसकी मृत्यु हो गई? इब्राहिम लोदी की। दोस्तों कब हुई? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में मृत्यु हो गई इब्राहिम लोदी की। और दोस्तों यह प्रथम सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध स्थल में हुई। अभी मैंने आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध लड़ते हुए मारा गया या युद्ध स्थल में मारा गया तो वह था इब्राहिम लोदी। इससे पहले दिल्ली सल्तनत को कोई भी शासक ऐसा नहीं हुआ था जो युद्ध लड़ते समय मारा गया हो। यह पहला और एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। और दोस्तों क्योंकि यह मारा गया पानीपत में तो इसका मकबरा भी कहाँ पर बना? पानीपत में। और दोस्तों इसका मकबरा जो बनाया था वह बाबर ने ही बनवाया था। चलिए दोस्तों हमारा समाप्त हो चुका है दिल्ली सल्तनत। हम बात करेंगे इससे आगे, क्योंकि इससे आगे जो शुरू होगा वह होगा मुगल वंश। और मुगल वंश की स्थापना आकर करेगा बाबर। चलिए दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।